ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम साजिदा बेगम है, तालुका हॉस्पिटल ज़िला बल्लारी। आप सब लोग मुझे अच्छी तरह से पहचानती हैं, पिछले क्लास में भी आप मिल चुके हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात का इस ई क्लास कमरे जमात में खुशामदीद करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का सबक बगौर सुनेंगे और कापी और पेन लेकर तैयार होंगे, ताकि यहाँ पर दिए गए अहम नुकात और सरगर्मियों को आप बाकायदा अपने कापियों में नोट कर सकें। तो बच्चों, सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आप लोगों को ये तस्वीर दिखा रही हूँ। इस तस्वीर को पहचानिए और बताइए कि ये कौन सी तस्वीर है, क्योंकि पिछले क्लास में आप इस तस्वीर को देख चुके हैं, इसका नाम भी जान चुके हैं। तो पहचानिए और बताइए ये कौन सी तस्वीर है। सही पहचाना आप लोगों ने बिल्कुल। ये हमारे मुल्क में समाजी परतों के निज़ाम को ज़ाहिर करती है, यानी पहले हिंदुस्तान में कौन कौन से समाज मौजूद थे, इस बात को इस तस्वीर में हम देख ही सकते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने समाजियात के पहले सबक के पहले यूनिट में समाजी परतों के निज़ाम में हमने 2 अहम नुकात पर रोशनी डाली थी। आज हम उसी सबक के दूसरे 2 अहम नुकात पर रोशनी डालने जा रहे हैं, यानी छूत छात एक समाजी मसला है, एक कलंक है, और तीसरा इसके इंसदादी कानून की रोकथाम के इक़दामात, यानी इसको रोकने के लिए हुकूमत ने कौन कौन से इक़दामात उठाए हैं। तो आइए इन 2 पर आज रोशनी डालते हैं। आज की सबक की सलाहियतें इस तरह से हैं बच्चों, हम मुख्तलिफ समाज के तबकों को देखेंगे, उसके साथ साथ समाज के हर फ़िरक़े के लोगों को बराबरी, मसावत और इज़्ज़त की नज़र से देखना सीखेंगे। उसके बाद हमारे दस्तूर के चंद क़वानीन को जानेंगे, इनका एहतराम करेंगे और इन पर अमल करना भी सीखेंगे, और साथ साथ मुख्तलिफ समाजी रहनुमाओं और इनके कारनामों को भी जानेंगे। तो ये तमाम आज हम अपनी क्लास में सीखने वाले हैं। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसी सबक के पिछले यूनिट पर दी गई मालूमात के बिना पर चंद सवालात पूछना चाहती हूँ, ताकि मालूम हो कि आप लोगों ने उसको कितना याद रखा है। तो मेरा यहाँ पर पहला सवाल है बच्चों, समाजी परतों के निज़ाम से क्या मुराद है। आप लोग इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से जानते भी हैं। सही जवाब दिया आप लोगों ने। समाज के अफराद को ऊंच नीच, आला अदना की हैसियत में दर्जा बंदी करने के अमल को ही समाजी परतों का निज़ाम कहा जाता है। उसी तरह से मेरा दूसरा यहाँ पर सवाल है, अदम मसावत की कितनी किस्में हैं और वो कौन कौन सी हैं। मसावत के बारे में हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। सही जवाब दिया आप लोगों ने। 2 किस्में हैं अदम मसावत की, तालीमी अदम मसावत और जिनसी अदम मसावत। यहाँ पर मेरा तीसरा सवाल है बच्चों, समाजी परतों के निज़ाम की शक्लें कौन कौन सी हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में तस्वीर के साथ तमाम शक्लों को देखा था, तो बताइए कौन कौन सी हैं वो शक्लें। बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों आप लोगों ने। क़बाइली समाज, ग़ुलामी समाज, जागीरदारी निज़ाम, वरना निज़ाम और कैस्ट सिस्टम यानी ज़ाती निज़ाम, ये तमाम समाजी परतों के निज़ाम की शक्लें कहलाती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने तमाम सवालात के जवाब सही दिए हैं, मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आज के 2 अहम नुकात पर रोशनी डालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, छूत छात एक समाजी बुराई है, ये कलंक है। हिंदुस्तान में पहले वरना निज़ाम रायज था, जिसके मुताबिक कहा जाता है कि ये चातुर्वर्णा निज़ाम था और ये कर्मा सिद्धांता के उसूलों की बुनियाद पर तश्कील पाया था। इन उसूलों के मुताबिक क्या क्या बातें यहाँ पर हैं। पहला है ब्राह्मण समाज, यानी तालीम और पूजा पाठ के उमूर तक महदूद थे ये लोग। ब्राह्मण को सिर्फ तालीम और पूजा पाठ करने के लिए रखा गया था। उसी तरह से क्षत्रिय समाज का क्या रोल था इस दौर में, ये हुकूमत के उमूर तक महदूद थे। हुकूमत चलाना, जंगें करना, ये तमाम काम क्षत्रिय समाज को दिया गया था। उसी तरह से वैश्य समाज का क्या काम था बच्चों, ये तिजारती उमूर तक महदूद थे। तिजारत करना, व्यापार करना, लेन देन करना, ये तमाम वैश्य समाज के जिम्मेदार था। उसी तरह से शूद्र समाज का क्या रोल था,
ये लोग ज़राअत और मज़दूरी के काम तक महदूद थे। ज़राअत का, बहुत ज़्यादा मेहनत का, मज़दूरी का काम तमाम शूद्र समाज को दिया गया था। आइए इन तमाम समाजों को तस्वीरों के साथ एक के बाद एक देखते हैं। इस तस्वीर को पहचानिए और बताइए ये कौन सा समाज का दिखाई दे रहा है। सही अंदाज़ा लगाया आप लोगों ने, ये ब्राह्मण समाज है जो पूजा पाठ किया करते थे। उसी तरह से ये तस्वीर पहचानिए, ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है बच्चों। ये है क्षत्रिय समाज, यानी जो हुकूमत के काम काज संभाला करते थे, जो जंग बैटलफील्ड वगैरह किया करते थे, ये तमाम क्षत्रिय समाज की जिम्मेदारी दी गई थी। उसी तरह से ये समाज कौन सा है बताइए, ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है। ये है वैश्य समाज, जो काम काज यानी जो लेन देन तिजारत का काम किया करते थे। चौथी तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कौन सा समाज है बच्चों, ये भी सही अंदाज़ा लगाया आप लोगों ने, ये शूद्र समाज है, यानी कूली मजदूरी करने वाले या फिर मेहनत मजदूरी करने वाले या ज़राअतों में काम करने वाले, ये तमाम शूद्र समाज की जिम्मेदारी दी गई थी। ये लोगों को इस तरह के काम काज के लिए रखा गया था। तो बच्चों, इसमें आप चारों समाज को एक साथ देख सकते हैं। ब्राह्मण समाज जो पूजा पाठ कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज जो जंग वगैरह कर रहे हैं, और वैश्य समाज जो तिजारत और व्यापार लेन देन का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आखिर में आता है शूद्र समाज जो मेहनत मजदूरी ज़राअत हल चला रहा है। ये तमाम चारों समाज को एक ही साथ दिखाया गया है। तो कर्मा सिद्धांत की बुनियाद पर वर्ना निज़ाम जो पहले हिंदुस्तान में रायज था, उसके मुताबिक समाज को इस तरह से 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। तो बच्चों, इस तस्वीर को पहचानिए और बताइए कि ये तस्वीर आपको क्या बताती है। सही पहचाना आप लोगों ने, ये तस्वीर डॉक्टर BR अम्बेडकर की और दूसरी तस्वीर है गांधी जी की। ये दोनों भी समाज सुधार रहनुमाओं के साथ साथ हमारे बड़े लीडर्स भी कहलाते हैं। अम्बेडकर जिन्होंने हमारे कानून को बनाया था, गांधी जी जिनको हम बाबाए कौम या फादर ऑफ नेशन कहते हैं, इन दोनों रहनुमाओं ने मिलकर भी हिंदुस्तान में इस तरह के निज़ाम की हटाने के लिए काफ़ी कोशिशें की हैं। गांधी जी ने ऐसे लोगों के लिए, निचली जात के लोगों के लिए हरिजन का नाम दिया था, यानी वो खुद भगवान की औलाद हैं। गांधी जी के मुताबिक ये रिवाज मज़हब का एक निहायत ही काबिल तरदीद इजहार है, यानी मज़हब का बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त काम है। ये हिंदू समाज के जिस्म पर एक जज़ाम के ज़ख़म की तरह है, कभी ना मिटने वाला ज़ख़्म जैसा होता है, बिल्कुल वैसा तरह ये समाज पर एक धब्बा है। अम्बेडकर ने भी इसकी सख्त मुखालिफत की। इस रिवाज के खात्मे के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के एहतजाजात काबिल ज़िक्र हैं। बेइंतहा इन्होंने कोशिशें की हैं और इनको आज़ादी दिलाने में, इनको सहूलतें फराहम करने में बहुत अहम रोल अदा किया है। आइए बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं। आप लोगों को सही जवाब से खाना पूरी करना है। तो जुमले आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। पहला जुमला है, हिंदुस्तान में पहले डैश निज़ाम रायज था। कौन सा निज़ाम रायज था? सही जवाब दिया आप लोगों ने, वर्ना निज़ाम। पहले ही आप लोग इसके बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो वर्ना निज़ाम डैश के उसूलों की बुनियाद पर तश्कील पाया था। किन उसूलों पर इस वर्ना निज़ाम को बनाया गया था? सही जवाब दिया आप लोगों ने, कर्म सिद्धांत के उसूलों पर बनाया गया था। सबसे आला डैश समाज को माना जाता था। बताइए बच्चों, आप लोग स्क्रीन पे देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं कि सबसे आला दर्जा किस समाज को दिया गया था उस ज़माने में? सही कहा आप लोगों ने, ब्राह्मण समाज को दिया गया था। उसी तरह से मेरा चौथा यहाँ पर जुमला है कि दस्तूर को बनाने में डैश का अहम किरदार है। अभी अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में मालूमात भी दी हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दस्तूर को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। गांधी जी ने निचले तबकों को डैश का नाम दिया, इसके बारे में भी आप लोग जान चुके हैं। गांधी जी ने इन लोगों को किस नाम से नवाजा था? सही कहा आप लोगों ने, हरिजन का नाम दिया। यानी हरि का मतलब है भगवान, जन का मतलब है लोग, हरिजन यानी भगवान के लोग। इतना बड़ा दर्जा उन्होंने इन लोगों को दिया था गांधी जी ने।
तो आइए बच्चों अब दर्जे फहरिस्त ज़ातों और क़बाइल के मसाइल को देख लेते हैं। तो बच्चों अंग्रेज़ों ने दर्जे फहरिस्त ज़ात और दर्जे फहरिस्त क़बाइल का नाम दिया था इन निचले ज़ात के लोगों को। तो इनके मसाइल क्या क्या हैं ये भी हम देख लेते हैं। समाजी निज़ाम में निहायत अदना और हक़ीर मुकाम दिया गया था इन लोगों को। दूसरा मसला था तालीमी मौक़ों से महरूमियत रखा गया था। और तीसरा यहाँ पर इनको मसाइल था जायदाद के हक़ से महरूमियत, जायदाद के हक़ से इनको महरूम किया गया था। चौथा यहाँ पर जुमला है सियासी शिरकत से महरूमियत। तो बच्चों ये 4 इन लोगों के मसाइल थे। अब हम इनको डिटेल से एक के बाद एक तफसील से पढ़ेंगे। पहला है समाजी निज़ाम में निहायत अदना और हक़ीर मुकाम। इसका मतलब क्या है? अछूतों को समाज में निहायत निचला मुकाम दिया गया था। मनुस्मृति के मुताबिक चंडाल को छूने पर कई मर्तबा पछताना और पशेमा होना पड़ता था। यानी अगर कोई आला ज़ात का तबक़े का लोग अगर निचले ज़ात के लोगों को छू ले तो वो पछताते थे और पशेमा होते थे। वाया पादाग्रत स्मृति के मुताबिक गाय की दुम से कम दूरी से निचले ज़ात के लोगों से मिलने पर आला ज़ात के लोगों को नहा धोकर मैल को साफ करना पड़ता था। यानी अगर वाया ग्रह पादा स्मृति इसके मुताबिक अगर कोई आला ज़ात का लोग निचले ज़ात के लोगों को गाय की दुम की बराबर के फासले पर भी अगर वो उन लोगों से मिल लेते या देख लेते तो ऐसे लोगों को वो जाकर दोबारा नहा धोकर आते थे, दोबारा अपने आप को साफ किया करते थे। इन लोगों को समाज में निचला मुकाम दिया गया था। मलबार में खुद के जूते तैयार करते हुए ये लोग निचले तबके के लोगों को पहनने से कासिर थे। यानी इनको हर काम अपना खुद बनाकर पहनना या ओढ़ना पड़ता था। आला ज़ात के लोगों के तालाब, कुओं और कब्रिस्तान वगैरह को निचले तबके के लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। निचले ज़ात के लोगों को आला ज़ात के लोगों के कुओं से कब्रिस्तानों को जाने के लिए या तालाबों से पानी वगैरह भरने के लिए बिल्कुल मना फरमाया गया था। इन लोगों को फुजला साफ करने, मरे हुए जानवरों और नालियाँ साफ करने पड़ते थे। तो देखिए कितना निचला दर्जा उन लोगों को दिया गया था, किस तरह के काम उनकी जिम्मेदारी दी गई थी कि फुजला साफ करना, मरे हुए जानवर अगर कहीं हैं तो उनको हटाना, नालियाँ वगैरह साफ करना, ये काम ही इन लोगों के लिए रखा गया था। लिहाजा इनकी पैदाइश को सबब बनाकर इन्हें समाज में बेहद निचला मुकाम दिया गया था। यानी पैदाइश, अगर कोई इंसान इस जात में पैदा हो जाता है तो बस उसी को एक सबब बनाकर इन लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता था। अब हम दूसरा यहाँ पर मसला देखेंगे, तालीमी मौक़ों से महरूमियत। कई सदियों से इन लोगों को तालीमी सरगर्मियों से दूर किया गया था। कई सदियों से इन लोगों को तालीम में मौका नहीं मिल रहा था। ये लोग वेद को सुन नहीं सकते थे और पढ़ भी नहीं सकते थे। वेद जो सिर्फ आला ज़ात के लोगों को ही पढ़ने के लिए रखा गया था, ना ये लोग संस्कृत को सुन और पढ़ सकते थे। मजहबी किताबों और ग्रंथों के मालूमात को हासिल करना भी ममनू करार दिया गया था। किसी भी मजहब के बारे में भी ये लोग ना पढ़ सकते थे, ना सुन सकते थे और ना ही इनके बारे में मालूमात हासिल करना इन लोगों के जिम्मेदार दी गई थी। इस जात के तबके के दीगर आला तबके के साथ बैठकर असबाक पढ़ने और सुनने भी नहीं दिया जाता था। यानी निचले जात के लोगों के तबके के तलबा और तालिबात को आला जात के तलबा और तालिबात से साथ बैठकर पढ़ना बिल्कुल मना फरमाया गया था। ऐसे असबाब के बिना पर कम तबके के लोगों को तालीमी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा था। सिर्फ इसी बिना पर इन लोगों को कई सदियों से तालीम से महरूम कर दिया गया था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर हैं जो पार्लियामेंट में अपनी बात पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हर इंसान को मुंतखा सोच और गौर व फिक्र की भी सलाहियत होनी चाहिए और ये सब तालीम ही से मुमकिन है। यानी एक इंसान में सही गौर व फिक्र कब आती है? अच्छी तालीम के बिना पर आती है। इसीलिए अम्बेडकर ने तालीमी अहमियत को आम करने की जद्दोजहद को भी ज़्यादा तरजीह दी। अम्बेडकर ने कहा कि हर इंसान को तालीम, आला तालीम हासिल करनी चाहिए जिससे उसमें ब्रॉड माइंड आ जाए और वो दूर की सोचने लगे, सही तौर पर गौर व फिक्र करने लगे। अम्बेडकर ने कहा कि तालीम इंसान की जागीर है और कुछ हमारी जागीर नहीं हो सकती, तालीम ही हमारी जागीर है।
इसी तरह के इनकलाबी अफकार से डॉक्टर अंबेडकर ने दस्तूर हिंद की तश्कील में फैसला कुन और अहम रोल अदा किया है। यानी हमारे दस्तूर को बनाने में इनका बहुत अहम रोल है। दस्तूर हिंद के इनको म्यांमार का एजाज़ दिया गया है, यानी बनाने वाले, दस्तूर को बनाने वाले का एजाज़ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हम देते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा मसला, यानी जायदाद के हक़ से महरूमियत। तो बच्चों, रिवायती तौर से ये लोग माशी सरगर्मियों और जायदाद के हक़ से महरूम थे। इन लोगों को किसी भी माशी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं था और जायदाद जो है वो भी इनको नहीं दिया जाता था। आला तबके के खिदमत ही इनका अहम काम करार दिया गया था। आले तबकों के लोगों का खिदमत करना ही इनका काम। इन्हें गलत मजहबी हवाला देते हुए खुद की ज़मीन और जायदाद को रखने को ममनू किया गया था। इन लोगों को अपनी खुद की जायदाद ज़मीन रखने से बिल्कुल मना फरमाया गया था। ये अमल इंसानी हुकूक की पामाली और ज़िंदगी के मुखालिफ भी है, बिल्कुल गलत इंसानी अमल है। यहाँ पर चौथा हम मसला देखेंगे, सियासी शिरकत से महरूमियत। यानी सियासत में, पॉलिटिक्स में भी इनका कोई रोल नहीं था। रिवायती तौर से इंतज़ामी उमूर में इन लोगों का दाखिला ममनू था, बिल्कुल इनको मना फरमाया गया था सियासी शिरकत के लिए। अंग्रेज़ों के दौर में सियासी तौर पर इन लोगों को चंद हुकूक दिए गए थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जदोजहद से इन लोगों को सियासी इलाक़ों में और इंतज़ामी उमूर में मौके मिले। तो अम्बेडकर की वजह से जब अम्बेडकर आला तालीम हासिल करके आए तब उन्होंने इन लोगों के लिए ज़्यादा जदोजहद की। अपने लोगों के लिए इन्होंने जदोजहद करते हुए इन लोगों को इंसाफ और मसावत दिलाने में कामयाब रहे। आज़ादी के बाद चंद माशरे जैसे पिछड़े तबके और ज़ातों के लोगों को भी इनकलाबी हलकों में रिजर्वेशन जारी किया गया। आखिरकार आज़ादी के बाद अम्बेडकर की और दूसरों की कोशिशों से दस्तूर हिंद में ये बताया गया कि इन लोगों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, इन लोगों के भी मसावी हुकूक हैं और कोई इस तरह से उनको निचली नज़र से ना देखा जाए। अछूत जैसे समाजी मसले को दूर करने की गर्ज से दस्तूर हिंद ने सारी दुनिया में मखसूस तरीक़े से इंसाफ और बराबरी देने में अपना चैलेंज रखता है। हर आदमी की इज़्ज़त और एहतराम ही हमारे दस्तूर का अहम पहलू है। तो हमारा दस्तूर जो बनाया गया है उसमें सबसे अहम बात यही बताई गई है कि हर आदमी की इज़्ज़त और एहतराम की जाए। इसीलिए अछूतों के इंसदाद के लिए कई कानून भी जारी किए गए हैं। यानी इस रीति रिवाज को मिटाने के लिए हुकूमत हिंद ने कई सारे कानून यानी लॉ बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। आइए बच्चों, इससे पहले एक सरगर्मी कर लेते हैं। तस्वीर स्क्रीन पर आप लोग देख ही रहे हैं, आपको मुनासिब जवाब बताने हैं। सबसे पहला है, समाज में निहायत हक़ीर और अदना मुकाम का मतलब क्या है। अभी अभी आपने समाजी मसाइल को जाना, तो ये कौन से मसले से ताल्लुक़ रखने वाली जुमला है बच्चों? सही कहा, समाज में निहायत निचला मुकाम दिया गया था, जैसे नालियाँ साफ़ करना वगैरह। तो समाज में हक़ीर मुकाम का मतलब है इन लोगों को इस तरह के काम के लिए रखा गया था। दूसरा, तालीमी मौक़ों से महरूमियत का मतलब क्या है, ये यहाँ का दूसरा मसला है। तो इसका मतलब बताइए। सही कहा, किसी भी ज़ुबान में तालीम हासिल करना ममनू करार दिया गया था। ये लोग ना वेद को सुन सकते थे, ना संस्कृत को सुन सकते थे, ना पढ़ सकते थे और ना इसके अंदर जो मालूमात हैं उसको हासिल कर सकते थे। और यहाँ पर तीसरा मसला है बच्चों, जायदाद के हक़ से महरूमियत का मतलब क्या है बताइए। सही जवाब दिया आप लोगों ने। इनको खुद की ज़मीन और जायदाद रखने को मना किया गया था। ये लोग खुद की ज़मीन और जायदाद नहीं रख सकते थे, बल्कि बड़े ज़मींदारों के पास ये लोग खिदमत का काम ही किया करते थे। आला तबके के लोगों की खिदमत ही इनका अहम काम दिया गया था। और चौथा यहाँ पर मसला है, सियासी शिरकत से महरूमियत का मतलब क्या है बच्चों? सही जवाब दिया आप लोगों ने। रिवायती तौर से इंतज़ामी उमूर में इन लोगों का दाखिला मना था। इंतज़ामी उमूर में, सियासी उमूर में यानी पॉलिटिक्स वगैरह में, एडमिनिस्ट्रेशंस में इन लोगों को बिल्कुल मना फरमाया गया था। तो ये तमाम इनके मसाइल हैं बच्चों। आइए यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रहे हैं,
आप इनको पहचानिए और बताइए ये किन के तस्वीर हैं। सही कहा बच्चों आप लोगों ने, ये स्वामी विवेकानंद की तस्वीर है और जो बाजू में दूसरी तस्वीर है उसे पहचानिए। ये भी बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई इनकी बीवी, इन दोनों की तस्वीर है। तो आइए इनका रोल क्या है इसमें वो भी देख लेते हैं। इस कलंक को दूर करने के लिए गांधी जी और अंबेडकर के साथ साथ ज्योतिराव फुले और उनकी बीवी सावित्री बाई और स्वामी विवेकानंद जैसे कई लीडरों ने बहुत सारी कोशिशें की हैं। इसी सिलसिले में साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला भी मशहूर हैं। इन्होंने अफ्रीका में ऐसे लोगों को आज़ादी दिलाई थी, इसीलिए नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी कहते हैं, यानी वो अफ्रीका के गांधी हैं। जिस तरह से हमारे गांधी महात्मा गांधी हैं, उसी तरह से यहाँ के गांधी नेल्सन मंडेला कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने इन अपने लोगों के लिए जद्दोजहद करके जेल गए और इन लोगों को मसावी हुकूक फराहम किया। आइए बच्चों यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं, आपको सही जवाब बताने हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग एक तरफ जुमले देख रहे हैं, उसका सही जवाब बताइए कि इसको किसने कहा था। तालीम इंसान की जागीर है, बताइए बच्चों ये कहने वाले कौन थे। सही कहा आप लोगों ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि तालीम, एजुकेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ एवरी पर्सन, यानी हर इंसान की जागीर तालीम है। दूसरा यहाँ पर जुमला है, निचले तबके को हरिजन का नाम किस हस्ती ने दिया था। इसके बारे में भी आप मालूमात हासिल कर चुके हैं, बताइए बच्चों। सही जवाब दिया, महात्मा गांधी जी ने इन लोगों को हरिजन का नाम दिया था। उसी तरह से मेरा तीसरा यहाँ पर जुमला है, मंजिल मिलने तक मत रुकना। तो बताइए ये किसका जुमला है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर इंसान को मंजिल मिलने तक कोशिशें करती ही रहनी चाहिए, मत रुकना। अब चौथा यहाँ पर मेरा जुमला है, मजहबी सुधार मजहब में सुधार से आता है, यानी मजहबी सुधार, मजहब में अगर सुधार लाया जाए तो ही मुमकिन है। तो ये जुमला कहने वाले कौन थे। सही आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया है, ज्योतिराव फुले ने कहा था कि मजहबी सुधार मजहब में सुधार के ज़रिए मुमकिन है। तो ये तमाम बड़े बड़े हस्तियों ने इस तरह की कोशिशों की वजह से आज हम मसावात को देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस यूनिट का चौथा और आखिरी नुकात यानी दर्जे फहरिस्त ज़ातों और क़बाइल के इंसदादी इक़दामात को देखते हैं, यानी इनके मसाइल को दूर करने के लिए हमारी हुकूमत ने कौन कौन से क़वानीन जारी किए हैं। आइए देखते हैं। दर्जे फहरिस्त ज़ातों और क़बाइल के मसाइल के ख़ात्मे के इक़दामात, तो उसमें पहला है, दस्तूर के 17वें दफ़ा के तहत इस चलन को निकाल दिया गया है, यानी कोई भी इस तरह से फ़र्क नहीं कर सकता। और दूसरा है 1955 सन ईस्वी में इसके मुताबिक जरायम का कानून जारी किया गया है, यानी अगर इस चलन को देखा गया तो उसको जुर्म माना जाएगा। और तीसरा यहाँ पर कानून है 1976 सन ईस्वी में शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का कानून की हैसियत से इसमें तरमीम की गई थी, यानी इसमें और थोड़ा इस्लाह लाई गई थी। दस्तूर के इस 1976वें कानून के तहत हर इंसान को शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ का कानून फराहम किया गया। इस कानून के तहत इस रिवाज को सज़ा का मौजिब करार दिया गया, यानी अगर कोई इसको चलता है तो उसको बाकायदा सज़ा दी जाएगी। अलावा अज़े दस्तूरी कानून के तहत अवामी हक़ राय दहिंदगी और मसावत का हक़ मुल्क के तमाम शहरियों को दिया गया, यानी मुल्क का हर शहरी मसावी है, एकसा है, और राय दहिंदगी यानी वोटिंग पावर जिसे हम कहते हैं वो मुल्क के हर शहरी को दिया गया। खुसूसी तौर पर दर्जे फहरिस्त लोगों और पसमानदा ज़ातों को तालीमी, सियासी और इक़्तिसादी और रोज़गार के मौके में रिजर्वेशंस फराहम किए गए। क़ानून 1990 के तहत हुकूमत को जिम्मेदारी दी गई कि वो रियासतों में इस रिवाज का खात्मा करे। हर आदमी को इज़्ज़त, एहतराम, आज़ादी और मसावी सहूलियात के मौके देना ही हमारे दस्तूर का अहम पहलू है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे दस्तूर का अहम पहलू है
कि मुल्क के हर शहरी को मसावी हुकूक दें, एकसा मौका दें, एकसा हिस्सादारी दी जाए। दस्तूर के दफ़ा 38, 15, 16, 17 और 46 के तहत हिंदुस्तानी अवाम के दरमियान किसी भी तरह के फ़र्क ना करने की बात बताई गई है, यानी कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान में फ़र्क नहीं कर सकता ज़ात पात के बिना पर। और 16 और 320 के दफ़ा के तहत रोज़गार इलाक़ों में दर्जे फहरिस्त ज़ात और क़बाइल के लिए रिज़र्वेशन का ऐलान दिया गया है। इन लोगों को रोज़गार का मौका दिया जाएगा। उसी तरह से दफ़ा 334, 332 और 330 के तहत सियासी हलकों में दर्जे फहरिस्त क़बाइल के लिए ख़ास तख़्सुस या रिज़र्वेशन का ऐलान किया गया है। सियासी हलकों में यानी पॉलिटिक्स में भी इनको बराबर की हिस्सादारी दी जाएगी। उसी तरह से 29वें दफ़ा के तहत तालीमी सहूलियात मिली हैं इन लोगों को। और 25वें दफ़ा के तहत मजहबी मराकज़ में दाखिले की इजाज़त दी गई है। इससे पहले इन लोगों को मजहबी मराकज़ में इजाज़त नहीं थी, तो इन लोगों को 25वें दफ़ा के तहत हर मजहब में, हर मजहबी इदारे में ये लोग जा सकते हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं। आप लोगों को सही जोड़ लगाना है। चातुर्वर्णा निज़ाम के कर्मा सिद्धांत उसूलों के मुताबिक ये लोगों को, आप लोगों को जवाब सही जोड़ लगाना है। पहला है, ब्राह्मण समाज किस लिए महदूद थे? क्या क्या काम था इन लोगों का ब्राह्मण समाज का? सही कहा आप लोगों ने बच्चों, तालीम और पूजा पाठ की उम्र तक महदूद थे ब्राह्मण समाज। उसी तरह से क्षत्रिय समाज किस लिए महदूद थे? सही कहा आप लोगों ने, हुकूमती और जंगी उम्र तक। वैश्य समाज किस लिए महदूद थे? तिजारती और लेन देन की उम्र तक। और आखिर आता है शूद्र समाज। बताइए ये कौन सा काम करते थे? सही कहा आप लोगों ने, ज़िराअत और मजदूरी की उम्र तक महदूद थे। तो बच्चों, यहाँ पर ये सबक ख़त्म होता है। अब आपको मिली मालूमात के बिना पर मैं आप लोगों से चंद सवालात पूछना चाहती हूँ। मजहब में सुधार लाने वाले चंद रहनुमाओं के नाम बताइए। अभी अभी आप लोगों ने देखा, इनके नाम बताइए। ज्योतिराव फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी वगैरह वगैरह जैसे हस्तियों ने मजहब में सुधार लाने की कोशिशें की। दूसरा मेरा सवाल है, कर्म सिद्धांत के मुताबिक चार अहम समाज के नाम बताइए। ये भी सही कहा आप लोगों ने, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज और शूद्र समाज। तो मेरा तीसरा सवाल है, अम्बेडकर का कौल क्या था? ये भी आप लोगों ने सही जवाब दिया, तालीम इंसान की जागीर है। तो आइए बच्चों, यहाँ पर चंद और सवालात देख लेते हैं। दर्जे फहरिस्त ज़ातों और क़बाइल के अहम मसाइल क्या क्या थे? आप लोग जानते ही हैं, इनके मसाइल को बताइए। सही कहा, समाज में अदना और हक़ीर मुकाम दिया गया था, तालीमी मौक़ों से महरूमियत दी गई थी, जायदाद के हक़ से महरूम थे और सियासी शिरकत में इनको महरूम किया गया था। उसी तरह से मेरा अगला सवाल है, 1976 का कानून क्या है? क्या बताता है ये कानून? सही कहा, शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का कानून है। हर इंसान को उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की जाएगी। और मेरा आखिरी सवाल है बच्चों, हमारे दस्तूर का अहम पहलू क्या है, यानी किस बात पर ये बताता है? ये भी आप लोगों ने सही कहा, हर आदमी की इज़्ज़त, आज़ादी, एहतराम, मसावत और मसावी सहूलियात के मौके देना ही हमारे दस्तूर का अहम पहलू है। तो आइए बच्चों, अब मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहूँगी बच्चों कि जो समाज में अलग अलग फ़िरक़े, ज़ात पात जो आप देख रहे हैं, वो पहले हिंदुस्तान में राइज थे, लेकिन आज हिंदुस्तान में ये तमाम निज़ाम बिल्कुल नहीं है। आज हिंदुस्तान का हर शहरी आज़ाद है, मसावी हुकूक रखता है, एकसा हिस्सेदारी रखता है और हमारा मजहब भी यही कहता है कि हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। दुनिया का हर इंसान भाई भाई है। तो आइए बच्चों, यहाँ पर घर पे सवालात देख लेते हैं। समाजी परतों का निज़ाम एक कलंक है, बुराई है, कैसे बताइए? दूसरा सवाल है, दर्जे फहरिस्त ज़ातों और क़बाइल के मसाइल क्या हैं? तीसरा सवाल है, किन किन रहनुमाओं ने इस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? और मेरा चौथा सवाल है, इसके खिलाफ चंद क़वानीन के नाम बताइए। तो बच्चों, मनसूबाती सरगर्मी देख लेते हैं। दस्तूर साज असम्बली के तमाम रहनुमाओं की तस्वीर इकट्ठा करें और एक एल्बम तैयार करें। तो बच्चों, मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज। अनुदिन अनुक्षण मನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ
ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.